हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया, राजी खुशी हो? तैयारी शानदार तरीके से चल ही रही होगी। और थोड़ा सा क्या है, इस टाइम थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रख लेना भाई, क्योंकि इस टाइम क्या है, जैसे मौसम चेंज हो ही रहा है और वायरल वगैरह होने की ज़्यादा संभावना रहती है। बिना फालतू में परेशान भी रहोगे और डिस्टर्बेंस तो होगा ही पढ़ाई का। थोड़ा सा ध्यान रखना इसके बारे में और पढ़ाई कंटिन्यूटी के साथ में करते रहना है। जनवरी महीने का करंट अफेयर हमने स्टार्ट किया था। राजस्थान की क्लासेज ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं और राजस्थान वाले पोर्शन में भी आपको बता रहा था और अब भी बता रहा हूँ कि आप ये मान के चलिए कि जनवरी महीने का करंट अफेयर जो है, ये आने वाले 2-4 महीने के अंदर जितनी भी एग्जाम होंगी, या फिर मैं तो कहूँ जून जुलाई तक जितनी भी एग्जाम होंगी, उन सभी के अंदर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। पिछली बार जब फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम हो रही थी, उस समय मैंने आपको बताया था कि भैया जून जुलाई का जून जुलाई और अगस्त महीने का जो करंट अफेयर है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक इसी प्रकार जनवरी महीने का करंट अफेयर हर बार ही रहता है, इस बार भी रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी गणतंत्र दिवस वाला पूरा प्रोग्राम चलता ही है, जिसमें आपके पद्म पुरस्कार आ जाते हैं, जिसमें आपके जो है अशोक चक्र वगैरह वो सभी चीज़ें आ जाती हैं, राज्य स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी। दोनों ही चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण रहता है। और अगर हम बात करें इस महीने की या इस क्लास की बात करें, तो इंटरनेशनल करंट अफेयर भी आपको जो है वो समानांतर रूप से आपके लिए उपयोगी रहने वाला है। क्यों? क्योंकि जो जनवरी महीना है, इस महीने के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कई वैदेशिक यात्राएं हुई हैं, कुछ एग्रीमेंट भी हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसको तरीके से पढ़ लेना, कायदे से पढ़ लेना। यहाँ से आज की क्लास से मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आने वाले समय में आपको जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन पक्के देखने को मिलेंगे। ठीक है? अब वो आपकी एग्ज़ाम में हो सकते हैं, किसी अन्य एग्ज़ाम के अंदर हो सकता है। नियर फ्यूचर की बात करें तो एक तो सब इंस्पेक्टर भर्ती की एग्ज़ाम है, फिर हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, 2-4 लेबर असिस्टेंट वगैरह की अधीनस्थ बोर्ड की एग्ज़ाम भी है। तो इन एग्ज़ाम्स के अंदर आज की क्लास से क्वेश्चन आने की संभावनाएँ निश्चित रूप से बन रही हैं, तो आपको तसल्ली से देखना है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रहेगी, मेन-मेन इवेंट हम यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है? तो स्टार्ट करें आज का सेशन, ठीक है? तो हम जो है वो जनवरी महीने का, कौन से महीने का? जनवरी महीने का करंट अफेयर जो है वो यहाँ पर कर रहे थे और आज है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, मतलब इंटरनेशनल करंट अफेयर हम आज कवर करने वाले हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर की बात करें तो सबसे पहली इवेंट या सबसे पहले जो घटना निकल के आती है, वो है 16वां भारतीय यूरोपीय जो संघ शिखर सम्मेलन है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आज की बात करें तो आज की क्लास के अंदर हम यूरोपियन यूनियन के बारे में या यूरोपीय जो आपका संघ है उसके बारे में ही आज ज़्यादातर चीज़ों के जो है इर्द गिर्द इसी के घूमेंगी। क्यों? क्योंकि आपके जो यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा हैं उर्सुला वॉन डेर, ठीक है, एक तो ये, और एक यूरोपियन काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं, यूरोपियन काउंसिल या यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष हैं एंटोनिया कोस्टा। ये अपने 25 से लेकर 27 जनवरी तक भारत की यात्रा पर थे। कब थे? 25 से लेकर 27 तक। जबकि आपका जो आयोजन हुआ है ना, ये शिखर सम्मेलन वाला, ये आपका जो आयोजन है ये हुआ है आपका 27 तारीख को। कब हुआ है? 27 तारीख को हुआ है। परंतु इनका दौरा कहाँ से कहाँ तक था? 25 से लेकर और 27 तक। जिन लोगों ने दिसंबर की क्लासें ली होंगी उन सभी को पता होगा कि भैया हमने उस क्लास में भी बात की थी कि जो हमारा गणतंत्र दिवस है, कौन सा गणतंत्र दिवस? स्वतंत्रवा। तो 77th नंबर का जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, उसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में ये दोनों लोग शामिल हुए थे। ठीक है, फिर वो प्रोग्राम हो गया। उसके बाद में जो है इनका 16वां जो भारतीय यूरोपियन संघ शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। और इसमें काउंसिल के अध्यक्ष कौन से? काउंसिल के, इनको मिक्स मत कर देना आपस में। तो यूरोपियन काउंसिल है उसके अध्यक्ष तो कौन है? एंटोनिया कोस्टा। ठीक है। और आयोग जो मतलब कमीशन की जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? उर्सुला वॉन डेर। ठीक है। ये 25 से लेकर 27 तारीख तक क्या है, अपने भारत के अंदर वैदेशिक दौरे पर रहे थे। ठीक है। और ये हम जो है वो दिसंबर के महीने में कवर कर चुके हैं कि भाई स्वतंत्रता जो हमारा राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस था, जिसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर कर्तव्य पथ पर किया गया था, उसके अंदर भी इन्होंने जो है वो चीफ गेस्ट के रूप में भाग लिया है। ठीक है। अब ये जो सम्मेलन हुआ है ये तो हो ही रहा था प्रत्येक वर्ष। इस वर्ष ध्यान रखना है, लगभग हम क्या 2007 से एक एग्रीमेंट की बात कर रहे थे, ट्रेड एग्रीमेंट की। हम ये कह रहे थे कि भैया जो यूरोपियन जो आपका आयोग है, यूरोपीय आयोग है, उसके अंदर लगभग वर्तमान में 27 कंट्री हैं। पहले 28 थे, तो 2020 के अंदर ब्रेग्जिट वाला हुआ और फिर यूके जो है वो बाहर हो गया था, इससे ब्रिटेन जो है वो बाहर हो गया था। तो वर्तमान में जो है इसमें 27 सदस्य देश हैं। वो 27 सदस्य देश साथ में मिलकर एक यूरोपियन आयोग बनाया है उन्होंने। जिस प्रकार से आप ये मान के चलिए कि भैया अब मैं मेरे ही एरिया की बात कर लेता हूँ, तो झुंझुनू है, सीकर है, आपका चूरू है, इन 2-3 को मिलाकर हमने शेखावटी बोल दिया।
इसी प्रकार से पश्चिमी राजस्थान के अंदर 2-3 जिलों को मिलाकर हमने क्या बोल दिया, मारवाड़ बोल दिया है। दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो मेवाड़ बोल दिया है। इसी प्रकार से ध्यान रख लेना, ये 27 देश, वर्तमान में 27 थे, पहले कितने थे? 28। 2020 में जब ब्रिटेन अलग इससे हो गया तो उसके बाद में वर्तमान में स्थिति ये है कि 27 देश यहाँ पर मौजूद है। तो 27 देशों का एक समूह है, और उससे हम ये बात कर रहे थे 2007 से कि भैया हम एक जो है वो छोटा सा एग्रीमेंट कर लेते हैं, कुछ सहूलियत आप दे दो व्यापार के अंदर, कुछ सहूलियत हम दे देते हैं, तो एक बढ़िया सा एग्रीमेंट जो है वो तैयार हो जाता है। लगभग 18 वर्ष बाद में अब जाकर जो है वो इसको सहमति मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि ये एक ही एग्रीमेंट हुआ है। अगर आपसे ये पूछता है कि भैया ये जो आपका सम्मेलन हो रहा था 16वां, जो भारत का और यूरोपियन यूनियन का या यूरोपियन संघ का जो सम्मेलन हो रहा था नई दिल्ली के अंदर, उसमें कुल कितने एग्रीमेंट किए गए हैं, तो उसमें ध्यान रखना 12+1, इस तरीके से इसको याद रखोगे कि भैया 12+1, तो कुल कितने हो गए? 13 एग्रीमेंट हुए हैं इसके अंदर। 13 एग्रीमेंट हुए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एग्रीमेंट कौन सा है? मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को इंग्लिश में ध्यान रख लेना। क्यों रख लेना, आगे बात करूंगा मैं। जस्ट एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें जो है कंफ्यूजन हो गया था लोगों को। दिसंबर महीने में एक तो न्यूजीलैंड के साथ में और एक ओमान के साथ में 2 एग्रीमेंट हुए थे, जिसमें से ध्यान रखना न्यूजीलैंड के साथ तो क्या हुआ था? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA, और ओमान के साथ में क्या हुआ था? CEPA। ठीक है, न्यूजीलैंड के साथ में क्या हुआ है? FTA हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। जबकि ध्यान रखना इंडिया और ओमान के साथ में कॉम्प्रहेंसिव जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट था वो यहाँ पर देखने को हमें मिला था। ये नाम जो है वो आप अगर इंग्लिश में याद रखोगे तो ज़्यादा सहूलियत रहेगी और वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो ध्यान रखना, जिस प्रकार न्यूजीलैंड के साथ में हमने दिसंबर में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था और डिटेल से हमने वहां पर पढ़ा था, मैंने आपको ये भी कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आया ना क्वेश्चन? ठीक है, उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब मैं वापस कह रहा हूं कि यहां से जो है वो आपको वापस से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि भैया जो 12+1 मैंने जो आपको समझौते बताए, कितने बताए? 12+1 मतलब 13 यहाँ पर टोटल समझौते हुए हैं। उनमें से महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं वो देखेंगे, केवल 13 के 13 हमें कंप्लीट नहीं देखने हैं। उसमें एक तो ये कहा गया कि भैया जो इंडिया है, इंडिया प्लस यूरोपियन यूनियन, इन दोनों ने ये कहा कि हम इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नेचर है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प है, उस पर हम बहुत बेहतरीन तरीके से साथ में मिलकर काम करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कौन से हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जैसे यहाँ पर जो है अपने साइन कर दिए, जैसे यूं कर दिए, है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का मतलब है कि आपकी जो साइन है उन्हें एनक्रिप्ट कर दिया जाता है, और वो डिक्रिप्ट कब तभी होंगे, उनको एक तरीके से ये मान के चलिए कि डिजिटली लॉक कर दिया जाता है, और वो तभी ओपन होंगे जब अगले वाले के पास में वो पासकोड होंगे या पासवर्ड होंगे। आप ये मान के चलिए कि भैया इस तरीके, मतलब अब व्हाट्सअप का है तो व्हाट्सअप है जो एंड टू एंड एनक्रिप्ट है, इसका मतलब ये है कि डिजिटली सिक्योर है। आप ये समझ लीजिए। तो उन्नत इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के लिए और स्टाम्प या मुहर के लिए यहाँ पर हम सहमति बना चुके हैं। ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स के लिए हम यहाँ कह रहे हैं कि दोनों देश मिलकर हम क्या करेंगे? ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन करने वाले हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा, और वैकल्पिक एक ईंधन के रूप में जो है वो लगातार इसको डेवलप किया जाएगा। मतलब जो ये जीवाश्म या फिर फॉसिल जो आपका जो ईंधन है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो ये जो चीज़ें हैं इनको कम करेंगे। और अब जो चीज़ें हैं, मतलब जैसे गाड़ियां वगैरह है, वो ग्रीन हाइड्रोजन पर किस प्रकार से चल सकती हैं, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं? ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन करने वाले हैं। आ गई बात समझ में? उसके अलावा क्या कहा गया कि हम एक एजेंडा बना रहे हैं, भारत यूरोपीय संघ संयुक्त व्यापार रणनीतिक समझौता 2030। मतलब 2030 तक हम क्या करें? वैश्विक पटल पर, जो वर्ल्ड वाइड जो प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर, एक तो यूरोपियन यूनियन के 27 देश और एक अपना इंडिया, 28 देश मिलकर हम ये कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो एक्वायर कर पाए मार्केट को। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसको हमने नाम क्या दिया है? भारत यूरोपीय संघ संयुक्त व्यापक रणनीतिक एजेंडा 2030। आ गई बात समझ में? फिर हम देखते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और यूरोपियन प्रतिभूति बाजार प्राधिकरण, जिसे हम क्या बोलते हैं? ESMA। आप ये बात बताइए कि अपना जो प्रतिभूति प्राधिकरण है वो कौन है? रेगुलेटरी बॉडी कौन है उसकी? सेबी है। जितना भी शेयर मार्केट का काम होता है वो कौन करता है? सेबी करती है। ठीक इसी प्रकार से ध्यान रखना, यूरोपियन यूनियन के लिए कौन काम करता है? ESMA करता है।
इन दोनों के बीच में आपस में रणनीतिक समझौते के लिए क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, एमओयू है। ये कुछ चार चार एक यहाँ पर एग्रीमेंट है, और पांचवा हम पढ़ेंगे जो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसको बहुत तसल्ली से पढ़ना है। यहाँ से एक एक स्लाइड महत्वपूर्ण है, कुछ शायद 24 या 25 से एक स्लाइड ही है, तो घंटा या सवा घंटा ही लगेगा, परंतु आपको यहाँ से क्वेश्चन भविष्य में देखने को मिलेगा। हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी यहाँ पर कवर करते हुए चल रहे हैं कि भैया हमारे कंटेंट से वो भी क्वेश्चन आए थे, यहाँ से भी आएंगे, पर मैं अवेयर कर रहा हूँ, कल को ऐसा नहीं हो कि सर आपने पढ़ाया था पर हमने पढ़ा नहीं या रिकॉल नहीं किया। छोटी सी क्लास है, यहाँ से निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलें आगे। अब जो है महत्वपूर्ण जो एग्रीमेंट हुआ है, मैंने क्या बताया भैया कि 12+1 मतलब 13 एग्रीमेंट हुए थे। उन 13 में से सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई एग्रीमेंट है तो वो है भारतीय यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता। कौन सा एग्रीमेंट है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, एफटीए। क्योंकि इस नाम से ही जो है वो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी मैंने क्वेश्चन बताया, अभी वापस से हम रिकॉल करेंगे उस क्वेश्चन। सबसे पहली बात, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो हुआ है, परंतु इसे उपनाम क्या दिया गया है? इसे नाम दिया गया है मदर ऑफ ऑल डील। मतलब अभी तक भारत ने जितने भी डील की हैं, लगभग 22 डील की हैं, अलग अलग 22 देशों के साथ में व्यापार समझौते किए हैं, ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, उन सभी की माँ कहा गया है। माँ का मतलब ये हो गया कि भैया मेरे को एक बात बताओ, आपके जीवन में माँ से ऊपर कोई है क्या? नहीं है ना, किसी के भी जीवन में नहीं है। आपकी बात कर लो, मेरी बात कर लो, किसी अन्य थर्ड पर्सन की बात कर लो, तो अगर इसे माँ का दर्जा दिया गया है, इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत शानदार तरीके से काम किया गया है, बहुत शानदार तरीके से इसके आउटपुट निकल के आएंगे, ऐसी हम उम्मीद करके चल रहे हैं। ठीक है, और क्या उपनाम दिया है कि ब्लू प्रिंट फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, मतलब साझा रूप से समृद्धि के लिए हमने क्या किया है, एक नक्शा बनाया है, एक ब्लू प्रिंट यहाँ पर बनाया है। अब मदर ऑफ ऑल डील की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये कौन कौन सी डील है? अगर हम बात करें लास्ट 5 साल की, मोदी सरकार की बात करें या फिर 5 साल की बात कर लें, तो 5 साल के अंदर ध्यान रखना कि ये सारे के सारे ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं। ये सारे के सारे क्या हुए हैं? ट्रेड एग्रीमेंट हमें देखने को मिले हैं, जिसमें से अगर हम बात करें 2025 की, तो 2025 में मुख्य रूप से जो है वो 3 एग्रीमेंट यहाँ पर देखने को हमें मिले थे। 3 एग्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिले हैं, जहां से 2 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं? एक तो जो है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में सीईटीए, सीईटीए एग्रीमेंट हुआ था। कब हुआ? जुलाई 2025 के अंदर। ठीक है, जुलाई 2025 में हुआ। इसमें यह कहा कि जितने भी आपके जो ओशियन की प्रोडक्ट हैं, समुद्री जितने भी उत्पाद हैं, अब वो खाने से संबंधित हो सकते हैं, ज्वेलरी से संबंधित हो, आपके जो पल्स वगैरह होते हैं ना, तो वो हो सकते हैं। ठीक है, वस्त्र या टेक्सटाइल जो है, चमड़ा है, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ है, मतलब प्रोसेस्ड जो फूड है, इसके शुल्क जो पहले 70% था, उसे घटाकर अब कितना कर दिया गया है? तो सीईटीए एग्रीमेंट हमने किसके साथ किया? यूनाइटेड किंगडम के साथ में किया है। ठीक है, ये भी पहले क्या था? ये भी पहले यूरोपियन यूनियन का भाग था, परंतु 2020 में एक ब्रेक्जिट नाम करके घटना हुई, और उसके बाद में स्थिति ये बन गई कि इन्होंने क्या कर दिया है, यहां से जो है वो एग्जिट कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसका क्वेश्चन आ ही गया। इसके बाद में ध्यान रखना, दिसंबर 2025 में भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किसके साथ किया था? तो ध्यान रखना, ओमान के साथ किया है। अब एग्रीमेंट तो न्यूजीलैंड के भी साथ हुआ था, एग्रीमेंट ओमान के साथ भी हुआ दिसंबर के अंदर। आपको अगर यहां पर मैं दिखाऊं तो ध्यान रखना, ओमान के साथ भी हुआ। ठीक है, ओमान के साथ हुआ ना सीईपीए। तो यही पूछा है, व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता जो है वो किसके साथ हुआ था? तो व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता किसके साथ हुआ? ओमान के साथ। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के साथ में क्या हुआ, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। ठीक इसी प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो हमने किसके साथ किया है? आपके यूरोपियन यूनियन के साथ किया है, यूरोपियन संघ के साथ में किया है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर ध्यान रख लोगे। इंग्लिश में ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखो। और क्या क्या खासियत है? देखो, ये जो ओमान के साथ में हमने किया है ना, ये आपको ध्यान रखना, हाईएस्ट टेरिफ कवर करता है, हाईएस्ट टेरिफ कवर करता है अभी तक जितने भी एग्रीमेंट हुए हैं उसके अंदर। और क्या कहा गया कि भी जो न्यूजीलैंड के साथ में हुआ ना, न्यूजीलैंड के साथ अभी फाइनल भी है, आपको पता हो तो, वर्ल्ड कप वाला T20 वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड ही है अपने सामने, विरोधी टीम। 8 तारीख को देखना भाई सभी। ठीक है, हाईलाइट देख लेना, पूरा मैच मत देखना, विशेषकर एसआई वालों की एग्जाम अब सिर पर है, ज्यादा इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। मैच वैच देख लेना, हाईलाइट देख लेना, 5-10 मिनट की खाना वाना खाते टाइम पढ़ो ढंग से। अगली बार देख लेंगे हम वर्ल्ड कप, क्या पता ग्राउंड में जाकर ही देख ले। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है। तो जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के साथ में अभी तक जितनी भी एग्रीमेंट हुए हैं, लगभग 22 देशों के साथ में हमने एग्रीमेंट किया है, व्यापारिक समझौते किए हैं अभी तक। तो उसमें से सबसे फास्टेस्ट अगर हम बात करें एग्रीमेंट हुआ है, तो वो न्यूजीलैंड के साथ में हुआ है। और अगर सबसे स्लोवेस्ट हुआ है, तो वो अपना ध्यान रखना है, जो सबसे धीरे हुए हैं उनमें से एक कौन सा बन गया है? आपका यूरोपियन यूनियन के साथ में बन गया है।
2007 से हम लगातार कोशिश कर रहे थे, 7 से लेकर 13 तक हमारी बात चली, नेगोशिएशन चला, और फिर 13 के बाद में हमने जो है वो ढिलाई छोड़ दी। अब जैसे ही ट्रम्प साहब ने ये टैरिफ लगाए हैं, कभी 50%, कभी 100% और 120% और 250%, इस प्रकार के जो टैक्स लगे हैं, तो इसके बाद में जो है वो एग्रीमेंट थोड़ा सा फास्ट हुआ है हमारा। आ गई बात समझ में? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि भैया सबसे फास्टेस्ट कौन सा है, न्यूजीलैंड का है, और सबसे ज़्यादा कवरेज टैरिफ की कौन कर रहा है, तो ओमान के साथ में हमने की है। ठीक है, 5 साल में एग्रीमेंट की बात करें तो ध्यान रखना, 3 तो अपने जो है वो कहाँ पर हुए हैं, 2025 के अंदर हुए हैं, 2025 वाला ही ध्यान रख लेना। और 26 का हमारा जो पहला एग्रीमेंट है वो किसके साथ में हुआ है, तो 26 का हमारा पहला एग्रीमेंट जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ में हुआ है। यहाँ पर क्या कहा गया कि भैया इसकी जो घोषणा है, इसकी जो घोषणा है वो किसने की है, 16वीं शिखर सम्मेलन के अंदर मोदी जी ने, और उर्सुला वॉन डेर, यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्ष साहिबा है उर्सुला वॉन डेर, इन्होंने और प्लस मोदी जी ने, इन्होंने क्या किया है, 27 तारीख को 16वां शिखर सम्मेलन जो आयोजन हुआ है उसके अंदर यहाँ पर डिक्लेरेशन इसका किया गया है। ठीक है, और क्या कहा गया कि भाई 22वां मुक्त व्यापार समझौता साझेदार बनाए, यूरोपियन आयोग जो है वो 22वां मुक्त व्यापार समझौते वाला देश बनाए। आ गई बात समझ में? और क्या कहा है कि भैया 18 साल का हमने इंतजार किया है इसके लिए, हमने क्या किया है, 18 साल का इंतजार किया है। 2007 के आसपास में हमारी बात चली थी, और 2007 से लेकर 13 तक हमने नेगोशिएशन पर पूरी बात की, फिर उसके बाद में बात बंद हो गई। अब जैसे ये टेरिफ वाला मामला हुआ ना, तो उसके बाद में ट्रंप का धक्कापेली हुई, तो उससे फिर हमने क्या है, इसमें जल्दी से एग्रीमेंट कर लिया कि भैया करो जल्दी से जल्दी, ताकि उस चीज़ का सॉल्यूशन तो हो, जो अमेरिका पर हमारी डिपेंडेंसी थी वो कम तो हो। इसके लिए ये जो है वो थोड़ी तत्परता से किया गया है। ठीक है, और क्या कहा है कि भैया भारत और जो यूरोपियन यूनियन है, इसके देशों ने मिलकर लगभग 28 देश हमारे बन गए, 27 तो वो हो गए, एक अपना भारत हो गया, तो 28 देश मिलकर पूरे विश्व की 25% इकोनॉमी को कवर करते हैं, मतलब 25% हिस्सेदारी इन 28 देशों की ही है। आगे बात समझ में? तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं, बहुत शानदार तरीके से जो है वो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको चीजें बताई जा रही हैं। तो आपके जो दोस्त हैं, जो साथी हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, आपकी सभी एग्जाम की दृष्टि से जो है वो महत्वपूर्ण है, सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चीजें जो है यहाँ पर कवर करते हुए चल रहे हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, और मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जितने भी पेपर अभी हाल फिलहाल में हो रहे हैं वो पढ़ते हुए चलो, तो देखते हुए चलो। क्यों? अब ये क्वेश्चन जब आप देखोगे तो आपको एक जो है ये आपको विश्वास होगा, आपको जो है वो अकाउंटेबिलिटी बनेगी एक, कि भैया इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पता चलेगा कि भैया ये चीज़ जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पिछले पेपर में पूछी थी, या ये क्वेश्चन है, इसके आसपास की नया क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चले आगे। अब इस एग्रीमेंट में कुछ प्रावधान किए गए हैं, वो क्या क्या प्रावधान है कि भाई इस समझौते के अंदर हमने वस्तुओं को शामिल किया है, सेवाओं को शामिल किया है, और डिजिटल व्यापार को भी यहाँ पर जो है हमने शामिल कर लिया है। और विशेषकर एमएसएमई जो है, जो लघु उद्योग हैं, उनको यहाँ पर जो है वो ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमने केवल वस्तुओं के लिए कहा है, ऐसा नहीं है कि हमने केवल सर्विस या सेवाओं के लिए कहा है, डिजिटल प्रोडक्ट भी इसमें शामिल किए गए हैं, और एमएसएमई जो यूनिट हैं उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। लगभग 99% निर्यात जो है, जो हम यूरोपियन यूनियन के देशों को कर रहे थे, जो हम 27 देशों को कर रहे थे, जिसमें आपका जर्मनी आ गया, फ्रांस आ गया, जितने भी कंट्रीज हैं, 27 कंट्री हैं, उन 27 कंट्री के अंदर लगभग 99% निर्यात जो है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? श्रम प्रधान जो क्षेत्र हैं, श्रम प्रधान जो क्षेत्र हैं जहां पर लेबर की आवश्यकता ज्यादा होती है, जैसे वस्त्र है, जैसे चमड़ा है, रत्न आभूषण है, इंजीनियरिंग है, ऑटो कंपोनेंट्स हैं, इनमें 33 अरब डॉलर के निर्यात होता है कुल। लगभग कितना डॉलर का होता है? 33 डॉलर का होता है। और उसमें पूरा जो शुल्क था, जितने भी टैरिफ लगते थे, जितने भी टैक्स लगते थे, उनको कितना करने की घोषणा की गई है? 0% करने की घोषणा यहाँ पर की गई है। आ गई बात समझ में? तो लगभग 33 अरब डॉलर का हम जो है वो निर्यात करते थे, और उस निर्यात के शुल्क को घटाकर जो एक्सपोर्ट का जो फीस थी या टैरिफ जो थे, वो पूरे के पूरे 27 देशों के अंदर 0% कर दिया गया है। और क्या कहा है कि भैया हम यूरोपियन यूनियन के 144 उप क्षेत्रों को, जैसे आईटी, शिक्षा, पेशेवर सेवाएं हैं, इनको जो है वो यहाँ पर हमारी पहुंच बनी है, इनको शामिल किया है। कितने सेक्टर को शामिल किया है, कितने सब सेक्टर को, उप क्षेत्रों को शामिल किया है, तो ध्यान रखना 144 को किया। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड में हमने कितने किए थे? 118 किए थे। न्यूजीलैंड में कितने किए हैं? 118 किए हैं, ये भी ध्यान रख लेना।
दिसंबर में पढ़ लिया है हमने ऑलरेडी। एक मोबिलिटी फ्रेमवर्क पर भी साइन हुए हैं जिसके तहत ये कहा गया है कि भाई अब अगर कोई भारत का स्टूडेंट है, कोई भारत का छात्र है या फिर कोई पेशेवर स्पेशलिस्ट है, मतलब कोई डॉक्टर हो गया कोई भी, तो ये अगर यूरोप में जाना चाहते हैं, यूरोपियन कंट्री में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए और आसानी हो जाएगी, उनको और सहूलियत दी जाएगी, उनको और प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो यहाँ पर वीज़ा वगैरह उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया है, मोबिलिटी फ्रेमवर्क पर साइन किया है। आगे बात समझ में, चलें आगे। ठीक है, अब देखो आप अपना जो भारत है उसकी मेन जो चीज़ है वो है भाई आयुर्वेदिक वगैरह ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो और अपना जो कोई नवाचार होता है उसको क्या है वैश्विक स्तर पर मान्यता कैसे मिलेगी, इसके लिए हमने क्या किया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट किया है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि अगर मान लो भारत की तरफ से कोई आविष्कार किया जा रहा है, कोई भी पेटेंट किया जा रहा है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो इस प्रकार के जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एग्रीमेंट कर लिया है, तो हमारी जो पहचान है वो और आसान हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या कहा गया, आ है मेन बात, यूरोपियन यूनियन की जो दारू है ना, तो आपने जो यूरोपियन कंट्रीज जितना भी 27 कंट्री हैं, तो वहाँ जो की भी दारू आवेगी पी के ऊपर पहले टैरिफ 250, पहले की तो 150, मतलब अगर आप 1000 रुपए की बोतल आ रही है, वहां से मान लो 1000 रुपए की कॉस्टिंग हो रही है, पूरी तैयार है बोतल, और वो जब भारत में आती थी तो 150% उस पर टैक्स लगता था, इसका मतलब 1500 रुपए जो है उस पर टैक्स लग जाता था। तो बोतल कितने की हुई, बोतल हुई 2500 रुपए की। वैसे उसकी एक्चुअल कॉस्ट तो थी 1000 रुपए की, अब वो 2500 की हो गई। अब क्या है, यहाँ पर जो टेरिफ है वो 150% से घटाकर कितना कर दिया है, 20 से 30 कर दिया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बोतल आपको पहले 2500 में मिल रही थी, उस बोतल की जो कीमत है वो अब घटाकर कितनी कर दी गई है, 1200 से 1300 रुपए में मिल जाए। हाँ तो देखो थोड़े जोर की काम कर दिया, यूं तो कई आदमी खुशी मिलेगी, कौन मिले। आगे बात समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो दारू पर जो या शराब पर जो टैक्स था वो आपका जो 150% था उसे घटाकर कितना कर दिया है, 20 से 30% कर दिया है। और क्या कहा गया है, और ये कहा गया कि भैया यूरोपियन यूनियन जो है उसके भारत के 102 क्षेत्र में जो है उस तकनीक सेवाओं और निवेश पर अवसर मिलेंगे। मतलब आपला तो बढ़ेगा कि भारत का आदमी जो है वो 144 जो उप क्षेत्र हैं उनको एक्सेस कर पाएंगे, वहां पर 0% कर दिया है। पर भारत देखो सियाणो निकले एक, भारत क्यों साना निकला है, क्योंकि भारत के जो 102 क्षेत्र हैं उन्हीं को ओपन किया है इस एग्रीमेंट के तहत, जो ज्यादा फायदा अपने को हुआ है इसमें, हुआ या नहीं हुआ। 27 देशों की अर्थव्यवस्था मिल गई, वहां पर अपन एक्सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां पर अपने को शुल्क 0 देना पड़ेगा। समझ रहे हो बात, और वहां पर तो डॉलर और चलता है, यूरो और चलती है। अब इसमें अपवाद क्या है, देखो यहाँ ये कहा गया है कि भैया हम कृषि प्रधान देश हैं, एग्रीकल्चर हमारा जो है वो मेन सर्वाइवल सिस्टम है, तो इसका मतलब ये हो गया हम इसमें इंटरफेयर नहीं करने वाले। तो क्यों, देख लेगा मैं, जितनी भी सर्विसेज वगैरह हैं सब देख लेगा, पर आपको ध्यान ये रखना है कि भैया हमारा जो किसान है वो परेशान नहीं होना चाहिए, किसान जो है वो परेशान नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, जो एग्रीकल्चर एरिया है, सेक्टर है, उसको यहाँ से बाहर कर दिया है। कि हमारी जो कंपटीशन है यूरोपियन जो किसान है, फार्मर है, एग्रीकल्चर कंपनीज हैं, वो आकर यहाँ पर अपना जो है वर्चस्व स्थापित करने नहीं कर लें, मोनोपोली नहीं हो जाए। जिस प्रकार से हम मान लो ये जो सेलुलर सिस्टम है, जितना भी इंटरनेट वाला सिस्टम है, मोबाइल वाला सिस्टम है, इसमें जियो की प्रधानता है। जियो जो करेगा, जियो जो भी चीज़ें हैं, जो रिचार्ज वगैरह हैं जिस प्रकार से होंगे वो सब मान लो मोनोपोली सी होगी एक तरीके से। तो ऐसा ही यहाँ पर एग्रीकल्चर में नहीं देखने को मिले। ये हमने जो है वो न्यूजीलैंड के समय में भी पढ़ा था, जो पुरानी एग्रीमेंट हमने पढ़े हैं उसमें भी हमने कहा था कि भी किसानों को स्पेशल रिलीफ यहाँ पर दिया जा रहा है एग्रीमेंट में, कि भारतीय किसानों को हितों की रक्षा के लिए दूध, अनाज, सोयाबीन, पोल्ट्री, फल सब्जी इन समझौतों से बाहर किए गए। मतलब आप प्रोडक्ट पर कोई भी समझौता को नहीं है, टेरिफ जैन लाग तो आया है, जैन टैक्स लाग तो आया है, वही लाग तो रखो। आगे बात समझ में, मोटा मोटी आपने समझ लिया। और देखो इसमें समझने वाली बात क्या है कि भैया हम ये ऑटो वाली बात कर रहे हैं ना, कि गाड़ियों पर भी रिलीफ मिला है, गाड़ियों पर भी जो है वो टैक्स कम करके कर दिया गया है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि कोटा बेस्ड कंप्रिहेंसिव है। कोटा बेस्ड है, कोटा बेस्ड का मतलब ये हो गया कि भैया टोटल नहीं है। जैसे मान लो ये अब दारू वाला मैंने बता दिया, वाइन वाला, ये कोटा बेस्ड है। इसका मतलब ये हो गया कि भैया आपको कुछ लिमिट हम दे देंगे, जैसे हम ये कह देंगे कि 1 लाख बोतल या फिर 1 लाख कार, या तो क्या बोल देंगे, बोतल बोल देंगे, या 1 लाख कार बोल देंगे कि भैया 1 लाख आप जो है वो मर्सिडीज कार यहां पर मंगा सकते हो, तब तक तो आपको छूट है। फिर 1 लाख से अगर अधिक हो गए तो फिर वापस से वो जो पुराना टेरिफ है वही लगेगा। जैसे
जैसे मैंने बोतल पर आपको बता दिया कि भैया 150%, कितना प्रतिशत, 150% पहले था, अब उसे घटाकर कितना कर दिया है, 20 से 30% कर दिया है। होगा क्या, यहां पर ये कह देंगे कि भैया 1 लाख जो है वो आप बोतल मंगा सकते हो, 1 लाख बोतलों तक तो आपको क्या मिलेगा, 20-30% का टेरिफ मिल जाएगा। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है वापस से वो 150 ही देना है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोटा बेस्ड छूट बोल देते हैं, या फिर कोटा बेस्ड एग्रीमेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भैया ऑटो से संबंधित, मतलब गाड़ियों से संबंधित, शराब से संबंधित, स्प्रिट आदि जो है वो कोटा बेस्ड होंगी। ठीक है, आ गई बात समझ में, चलें आगे। और क्या कहा गया है, ये जो समझौता हुआ है ये आपको ध्यान रखना है कि भैया जो 50% तो अपने अमेरिका ने टैरिफ लगाए थे उसके बाद में तेजी देखने को मिली है। टाइमलाइन की अगर हम बात कर लें तो टाइमलाइन में ध्यान रखना है 2007 के अंदर, 2007 में पहले नेगोशिएशन हुआ था, 2013 में ये होल्ड हो गया था, 22 से थोड़ी बहुत सुगबुगाहट स्टार्ट हुई है, और जब से यूएस ने ये आपके टैरिफ वगैरह लगाए ना उसके बाद में तो एग्रीमेंट ही एग्रीमेंट चल रहे हैं। 3 तो हमने पिछले क्लास में देखे हैं, है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, ये चौथा हो गया। 2026 का पहला एग्रीमेंट है, ट्रेड एग्रीमेंट, किसी भी देश के साथ में, किसी भी यूनियन के साथ में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे क्या कहा गया है, मदर ऑफ ऑल डील कहा गया है, मदर ऑफ ऑल डील क्या आ गया है। चलें आगे। ये थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन के बारे में जानकारी आपको दी गई है कि इसकी जो स्थापना है, वैसे तो अगर पुराने टाइम की अगर हम बात करें तो इसको जो है वो आपको ध्यान रखना कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के नाम से 1957 में 27 देशों ने मिलकर बनाया था, और इसी का नाम चेंज करके और थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन करके 1992 के अंदर मॉस्ट्रिच संधि हुई थी। इसके तहत यूरोपियन यूनियन जो वर्तमान जो ढांचा है वो निकल के आया है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि 1992 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स के अंदर है, बेल्जियम में। ठीक है, पहले इसमें 28 देश थे, परंतु वर्तमान में कितने हैं, 27 देश हैं। क्यों है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि 2020 के अंदर, कब, 2020 के अंदर यूनाइटेड किंगडम जो है, ब्रिटेन जो है वो इससे बाहर हो गया था, जिसे हमने क्या कहा था, ब्रेग्जिट कहा था, जिसे हमने क्या कहा है, ब्रेग्जिट का है। ठीक है, और इसकी मुद्रा की बात करें तो इस यूनियन में जितने भी सदस्य हैं वो ज़्यादातर, मतलब 27 देश हैं, उनमें से 21 देश ऐसे हैं जो कि आपके यूरो जो मुद्रा है उसको अपनाते हैं, यूरो जो करेंसी है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि यूरो अपनाने वाला लेटेस्ट जो कंट्री है वो कौन सा है, तो बुल्गारिया है। कौन सा है, बुल्गारिया है, जिसने इसी साल 1 जनवरी को इसको, यूरो को जो है वो ऑफिशियल अपनी करेंसी के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, तो ये कुछ स्टैटिक चीज है, वो आप देख लेना। यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया कि उर्सुला वॉन डेर हैं, और उर्सुला वॉन डेर जो है वो यूरोपियन यूनियन की इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष है। ठीक है, और दूसरी बात करें अगर हम, एंटोनिया कोस्टा जो कि काउंसिल के अध्यक्ष हैं, इनको जो है लिस्बन का गांधी कहा जाता है। किसका, लिस्बन का गांधी कहा जाता है। तो ये कुछ चार्ट हैं जो आपको टाइमलाइन के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन, जो पहले यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के नाम से जाना जाता था, उसकी टाइमलाइन क्या है, उसकी क्रोनोलॉजी क्या है। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, यूरोपियन काउंसिल की बात करें तो ये मई 1949 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में 46 देश हैं। हेडक्वार्टर जो है इसका स्ट्रासबर्ग फ्रांस के अंदर है, और अध्यक्ष जो है वो एंटोनिया कोस्टा है, जो आप देख चुके हैं यहाँ पर फोटो के अंदर। अब कुछ यात्राओं का दौर स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहली यात्रा का दौरा जो हुआ वो जर्मनी के चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज। फ्रेडरिक मर्ज जो है, इनकी यात्रा जो है आपको जनवरी महीने में देखने को मिली, और इनको जो है अटेंड किसने किया है, तो मोदी जी ने किया है। कहाँ पर लैंड हुआ है इनका फ्लाइट, आपका गुजरात के अंदर अहमदाबाद से इनकी यात्रा स्टार्ट हुई है, और फिर क्या कुछ घटनाएं हुई हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इस वर्ष जो है वो जर्मनी के साथ में हमने 75 वर्ष पूरे किए हैं। राजनीतिक जो संबंध है, एम्बेसडर जो हमारे रिलेशन है, वो हमारे 75 वर्ष यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। आगे हम बात करेंगे स्पेन की, आगे हम किसकी बात करेंगे, स्पेन की बात करेंगे। वहां पर आपको ध्यान रखना कितने वर्ष हुए हैं, 70 वर्ष। स्पेन के कितने हैं, 70 वर्ष हैं। अगर हम बात करें जर्मनी की तो वहां पर कितने हैं, 75 वर्ष हैं। और अगर हम रणनीतिक साझेदारी की बात करें, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें, तो इसमें हमारे कितने हुए हैं, 25 वर्ष हुए हैं। ठीक है, तो राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष और रणनीतिक संबंधों के 25 वर्ष होने के उपलक्ष्य में जर्मनी के जो चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, जो आपको यहाँ पर फोटो में दिख रहे हैं, ये भारत के दौरे पर रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको जो है पर्सनली जाकर अटेंड किया है। इनकी जो यात्रा की स्टार्टिंग है वो आपके अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुए हैं, और वहाँ पर इन्होंने आश्रम में कुछ जो है वो टाइम बिताया, और उसके साथ साथ में इन्होंने पतंग महोत्सव का भी उत्सव का जो है वो लुफ्त उठाया है। ठीक है, इसके बाद में गांधीनगर में, आपके नोट्स में यहाँ पर अहमदाबाद है, उसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। गांधीनगर के अंदर भारत जर्मनी सीईओ फोरम, भारत जर्मनी सीईओ फोरम का आयोजन यहाँ पर किया गया, और उसी फोरम या उसी सम्मेलन की ये फोटो है जिसमें मोदी जी ने और आपके फ्रेडरिक मर्ज हैं, इन्होंने यहाँ पर भाग लिया है। कब हुआ, तो 12 जनवरी 2026 को।
ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी यात्रा का क्रम रहा है। अब हम देखेंगे कि यात्रा के दौरान प्रमुख क्या क्या घोषणाएं रही हैं, यात्रा के दौरान प्रमुख क्या क्या घोषणाएं रही हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें जो है मतलब भारत के जो निवासी हैं, भारत के जो लोग हैं, उन्हें अब ट्रांजिट वीज़ा जो होता है उससे छूट दे दी गई है। ट्रांजिट वीज़ा का मतलब ये है कि जो कनेक्टिंग फ्लाइट है, जैसे एक देखो लोकल अपना जो बस वाला उदाहरण है उसमें बताता हूँ मैं। जैसे मान के चलो कि आपको अपने घर से जाना है जयपुर। अब जयपुर डायरेक्ट बस नहीं जाती, एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, हो सकता है जाती भी हो। या फिर मान लो अपने को जाना है केरल या वैष्णो देवी जाना, सबसे बेस्ट उदाहरण है वैष्णो देवी हमें जाना है। तो वैष्णो देवी जाने के लिए हम क्या करेंगे, राजस्थान से पहले जाएंगे दिल्ली और दिल्ली से फिर वैष्णो देवी के लिए गाड़ी पकड़ेंगे। हालांकि यहाँ से भी जाती हैं, पर एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया यहाँ से हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से फिर हम क्या करेंगे, वैष्णो देवी के लिए जो भी ट्रेन है या फ्लाइट है या बस है जो वो पकड़ लेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग ट्रेवलिंग बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार की ट्रेवलिंग बाई एयर भी होती है, एरोप्लेन के माध्यम से भी होती है। अब मान लो आपको जो है वो जर्मनी जाना है और जर्मनी जाने के लिए आपको पहले मान लो दुबई जाओगे, दुबई से फिर आपकी फ्लाइट जो है वो दूसरी चेंज करके और फिर आप जर्मनी जा रहे हो। तो इस पूरी प्रोसेस के अंदर कई बार होता है कि एक दिन का गैप आ जाता है, 6 घंटे का गैप आ जाता है, कई बार डेढ़ डेढ़ दिन का या 18 घंटे का गैप आ जाता है। ऐसी कंडीशन में इस पूरे टेन्योर के दौरान जो गैप आता है उसके लिए हमें ट्रांजिट वीजे की आवश्यकता होती है। जर्मनी ने ये कहा कि अगर हमारे जर्मनी के अंदर कोई भी इंडिया का आदमी आता है और उसे ट्रांजिट वीजे की आवश्यकता पड़ती है तो उसको हम फ्री कर देते हैं। मतलब आप एयरपोर्ट में रहकर और फिर ट्रांजिट वीजा मोटा मोटी 1 दिन से 3 दिन के आसपास का होता है, तो ये कहा कि हम उससे छूट दे देंगे आपको। सबसे मेन बात, भागदौड़ नहीं रहेगी, सहूलियत हो जाएगी थोड़ी सी जर्नी के अंदर। ठीक है, उसके बाद में हमने कहा कि भाई नवीनीकरण ऊर्जा जो है, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भारत जो है 1.24 अरब यूरो की नई वित्त घोषणा करता है। और क्या कहा गया कि जो जर्मनी और भारत मिलकर जो साउथ अफ्रीका के देश हैं, जो कौन कौन से हैं, घाना, कैमरून और मलावी, घाना, कैमरून और मलावी हैं, इनके डेवलपमेंट के लिए दोनों देश मिलकर आपस में काम करेंगे। ठीक है, यूरोड्रोन, ये यूरोड्रोन जो है यूरोपियन कंट्री के द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है जिसमें आपको ध्यान रखना है MALE। इस प्रोग्राम में जो है आपको ध्यान रखना है DRDO और ओकार, इनके बीच में जो है MOU है। इतना कोई खास नहीं है, देखो तो देख लेना, बाकी जो है क्वेश्चन पूछने की संभावना यहाँ से कम है। फिर आपको कहा कि जर्मनी की नौसेना अभ्यास मिलान, अब ये मिलान जो है ये विशाखापट्टनम में फरवरी में हो गया है। कब हुआ है, फरवरी 2026 में आयोजित हो चुका है। तो इसके बारे में हम फरवरी वाले करंट अफेयर में जो आपकी लगातार ही क्लासेस चलेंगी उसमें हम देख लेंगे। तो एक तो नौसेना का अभ्यास है मिलान और एक वायुसेना का है तरंग शक्ति, जिसका आयोजन सितंबर 2026 में प्रस्तावित है। दोनों में ही जो है वो जर्मनी भाग लेने वाली है, जर्मनी और भारत दोनों जो है वो संयुक्त रूप से इसमें भाग लेने वाले। कौन कौन से अभ्यास हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो मिलान है, मिलान जो है वो नेवी का है, और बाई एयर मतलब एयरफोर्स का जो है वो कौन सा है, तरंग शक्ति है। तो इन दोनों का जो आयोजन है इसमें दोनों देश साथ में मिलकर भाग लेंगे। तो मिलान का ऑलरेडी जो है यहाँ पर फरवरी के अंदर आयोजन हो चुका है, और जो आपका तरंग शक्ति है वो सितंबर 2026 में प्रस्तावित है। तो दोनों देश संयुक्त रूप से इसमें भाग लेने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं कि दोनों देशों के बीच में न्यू ट्रेक 1.5 विदेश नीति और सुरक्षा संवाद के लिए स्थापना की गई है। और हैदराबाद में नवीनीकरण ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल जो एनर्जी है, विंड एनर्जी हो गई आपकी, सोलर एनर्जी हो गई, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करेंगे। और इसमें जर्मनी जो है हमारी सहायता करने वाला है। आ गई बात समझ में। उसके बाद में ध्यान रखना, गुजरात के लोथल के अंदर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के तहत यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये जर्मनी वाला आपको ध्यान में आ गया। जर्मनी के जो आपके चांसलर हैं उनका नाम क्या है, फ्रेडरिक मर्ज है। इन्होंने अहमदाबाद से स्टार्ट की थी, फिर अहमदाबाद से गांधीनगर गए, फिर यहाँ पर जो है एग्रीमेंट वगैरह हमें देखने को मिले। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आपके काइट फेस्टिवल की जो है वो फोटो यहाँ पर लगाई गई है। फिर दूसरी हमारी यात्रा आती है UAE, संयुक्त अरब अमीरात हैं, उनके राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। यहाँ पर फोटो देख लो। इनकी जो है यात्रा है वो अपने आप में चर्चा में रही। चर्चा में क्यों रही, क्योंकि एक तो जो है इनका टेन्योर जो था, मतलब यात्रा का जो टेन्योर है वो बहुत ही शॉर्ट रहा। मुश्किल से 2-2.5-3 घंटे ये यहाँ पर दिल्ली के अंदर रुके हैं, और मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए इनको अटेंड किया है। प्रोटोकॉल तोड़ते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या किया है, अटेंड किया है। तो इनकी जो है वो यात्रा लगभग 2 घंटे की, 2.5 घंटे की रही है, और उसमें इन्होंने बहुत शानदार शानदार तरीके के एग्रीमेंट यहाँ पर किए हैं। तो नाम आप ध्यान रख लेना कि UAE के राष्ट्रपति कौन है, तो UAE के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। 19 तारीख को इनकी यात्रा रही है, और इस यात्रा के दौरान जो है आपको ध्यान रखना है, वैसे तो ये 5वीं बार आए हैं इंडिया, और अगर हम राष्ट्रपति के तौर पर, राष्ट्रपति बनने के बाद में आधिकारिक तौर पर जो है वो इनकी कौन सी यात्रा है, तीसरी यात्रा है। कौन सी यात्रा है, तीसरी यात्रा है। और वैसे कौन सी है, 5वीं यात्रा है।
ठीक है। अब सबसे पहला एग्रीमेंट या सबसे पहला टारगेट क्या है, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया वर्तमान में भारत और यूएई के बीच में कुल कितना व्यापार हो रहा है, $100 का, $100 बिलियन का जो है वो वहां पर आपको व्यापार देखने को मिल रहा है। इस एग्रीमेंट में यहाँ पर दौरे के दौरान इन्होंने कहा कि जो $100 हो रहा है ना, उसको हम जस्ट डबल करेंगे। कितना कर देंगे, $200। और कब तक करेंगे, 2032 तक। मतलब इसको बढ़ाकर जस्ट कितना कर देंगे, दुगुना कर देंगे। कौन कौन से देश हैं, तो भारत और यूएई है। कितना करने का लक्ष्य रखा है, $200 बिलियन का। कब तक रखा है, 2032 तक रखा है। और क्या क्या एग्रीमेंट हुए हैं, तो एक ये कहा गया है कि गुजरात की जो गिफ्ट सिटी है, वहां पर यूएई का एक बैंक है, फर्स्ट आबू धाबी बैंक। जिस प्रकार हमारा एसबीआई बैंक है, जिस प्रकार हमारा पीएनबी बैंक है, उसी प्रकार से यूएई का एक बैंक है, फर्स्ट आबू धाबी बैंक। उसके द्वारा गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर जो है अपनी ब्रांच खोली जाएगी। ठीक है। उसके बाद में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और यूएई की कंपनी है एडीएनओसी। इस कंपनी के द्वारा एग्रीमेंट किया गया है कि भी 10 साल तक हम जो है वो 2028 से स्टार्ट करेंगे, 2028 से लेकर 2038 तक 10 साल तक हम क्या कर रहे हैं, प्रत्येक वर्ष 0.5 मीट्रिक टन पर एनम, मीट्रिक टन पर एनम जो है एलएनजी देंगे, लिक्विड नेचुरल गैस जो है वो उपलब्ध यहाँ पर करवाएंगे। कौन कौन सी कंपनी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है, एक तो आपकी एचपीसीएल है और एक एडीएनओसी कंपनी है जो यूएई की है। ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है कि इंडिया की इन स्पेस और यूएई की स्पेस एजेंसी के बीच में वाणिज्यिक सहयोग के लिए समझौता हुआ है। गुजरात के धोलेरा में, गुजरात के धोलेरा में ध्यान रखना है, वहां पर क्या था। अगर हम बात करें आपकी जो है वो जर्मनी के साथ में, हमने कहा कि लोथल के अंदर इन्वेस्टमेंट कराएंगे, जर्मनी में लोथल के अंदर इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, और यूएई में हम कह रहे हैं कि धोलेरा में करवाएंगे। यूएई तो धोलेरा हो गई और जर्मनी क्या है, लोथल हो गई। ठीक है। ये कहा है कि भैया हम यहाँ पर क्या करेंगे, एयरपोर्ट, पोर्ट, स्मार्ट टाउनशिप विकसित करने के लिए यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। और क्या कहा है कि गुजरात की सीडेक और यूएई की G42 कंपनी ने हमने इंडिया मिशन के तहत जो है यहाँ पर सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर बनाने के लिए बात की है। ठीक है। और एआई इंडिया मिशन जो है, इसकी शुरुआत कब हुई है, तो मार्च 2024 में हुई। मार्च 2024 में हुई है। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, जब एआई के बारे में बात कर रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने अलग से आपको बताया था कि एआई इंडिया मिशन जो है उसकी शुरुआत कब की गई है, 2024 में की गई है। और क्या कहा है कि भैया आबू धाबी के अंदर हाउस ऑफ इंडिया नाम करके एक कल्चरल जो प्रेमिसिस है, कल्चरल परिसर जो है उसका हम निर्माण करने वाले हैं। कहाँ पर, आबू धाबी के अंदर। नाम क्या रखेंगे, हाउस ऑफ इंडिया। तो ये कुछ एग्रीमेंट है जो हमने यूएई के साथ में किए हैं। और यूएई के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, यूएई के राष्ट्रपति का नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहवान। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहवान जो है इनका नाम रहने वाला है। टारगेट हम क्या रख रहे हैं कि भी 2000, मुख्य रूप से हमारा टारगेट ये है कि 2032 तक जो है वर्तमान में हमारा जितना भी व्यापार है जो कि $100 बिलियन का है, उसे हम बढ़ाकर जस्ट डबल कर देंगे, मतलब $200 मिलियन कर देंगे। आगे बात समझ में। हमने जर्मनी के चांसलर की बात कर ली, यूएई के राष्ट्रपति की बात कर ली। अब तीसरी जो हमारी यात्रा है वो है दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष ली हैक यंग। इन्होंने उप सभापति हैं हमारे राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश जी। राज्यसभा के सभापति कौन है, हरिवंश नारायण जी हैं। और इनके साथ में मुलाकात की है और इन्होंने संसदीय दौरा किया है। संसदीय का मतलब है कि संसद की जो आपस में तालमेल हम बढ़ाएंगे, किस प्रकार से हम जो है आपसे बेहतर अगर कोई चीज़ है तो उससे उसको हम कैसे ग्रहण करेंगे, वो सारी चीज़ें बात करी है। आपस में जो है वो द्विपक्षीय हमारा जो संबंध है उसको और कैसे प्रगाढ़ किया जाए उसके लिए किया। मोटा मोटी इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बात नहीं है। बट हाँ, जो ये उपाध्यक्ष साहब है ली हैक यंग, जो आपको फोटो में दिख रहे हैं ना, कहाँ के हैं, साउथ कोरिया के हैं, दक्षिणी कोरिया के हैं। इन्होंने दो तीन बात कही है। क्या कही है कि भैया टैगोर साहब जो थे, उन्होंने 1929 के अंदर एक कविता लिखी थी, पूरव के दीपक। क्या कविता लिखी है, पूरव के दीपक कविता लिखी थी, जिसमें इन्होंने दक्षिणी कोरिया के जो गौरवशाली इतिहास है उसके बारे में यहाँ पर बात की थी। ठीक है। तो इसलिए इन्होंने टैगोर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, यहाँ पर आकर उनकी कविता लिखी ना, इसलिए बड़ाई करी। अब देखो एक बात बताऊं, बड़ाई सर नहीं बढ़िया लगे, हालांकि लागनी नहीं चाहिए, प्रशंसा जो करता है ना उस आदमी से बच के रहनी चाहिए आपको। समझ रहे हो, जो आपकी कमियां निकालता है, कमियों का मतलब है जो हकीकत में आपकी कमी है उसको निकालता है, तो उससे आपको जो है वो नज़दीकियां रखनी चाहिए। अगर आप एक प्रोग्रेसिव आदमी हो, तो अगर आपको लगता है कि मैं सतत रूप से सुधार करता जाऊं अपने व्यक्तित्व में, अपने जो व्यवहार है उसके अंदर, बिहेवियर जो है उसके अंदर, तो निश्चित रूप से आपके जो
ये मान के चलिए जो निंदक है, एक तो निंदा करना होता है, एक छिद्रान्वेषी होता है। छिद्रान्वेषी जो है वो तो ये मान के चलिए कि जबरदस्ती गलतियां निकाल रहा हूँ, उससे तो अपने को काम है नहीं, ठीक है। उससे तो दूर तो क्या मतलब ये है कि उससे तो अपना जो है वो नॉर्मल व्यवहार रखो। और जो निंदक है मतलब जो एक्चुअल में ऐसा दोस्त हो गया, भाई हो गया, परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, आपका बेटर हाफ, कोई पति या पत्नी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकता है, जो आपको जो है आपकी कमियों के ऊपर टोके, उस व्यक्ति से जो है आपको नजदीकियां बनाकर रखनी चाहिए। मेरी तो यही सोच है। देखो, तो ध्यान रखना 1929 में जो है टैगोर साहब ने कुछ बड़ाई कर दी थी, तो वो चीज़ अब ये पकड़ के बैठे हैं। और इसी चक्कर में ध्यान रखना 2011 के अंदर सियोल, साउथ कोरिया का एक जगह है सियोल, उसमें इन्होंने क्या है टैगोर साहब की प्रतिमा लगाई है। तो नाम ध्यान रख लेना, ली हेक यंग। कहाँ के हैं? साउथ कोरिया के हैं, वहाँ के उपाध्यक्ष हैं। और यहाँ पर किससे मिले हैं? तो हरिवंश जी से मिले। ठीक है, 3 यात्राओं की हमने बात की है। अब चौथी यात्रा आपकी निकल के आती है। ओलंपिक अकादमी के निदेशक मतलब डायरेक्टर हैं माकिस आसिमा कोपुलोस, आसिमा कोपुलोस हैं। इन्होंने भारत का दौरा किया है और इनके साथ साथ में अलेक्जेंड्रा कारास्को, अलेक्जेंड्रा कारास्को जो है ये यहाँ पर आई हैं। इन्होंने भारत की ओलंपिक संघ की अध्यक्षता पीटी उषा से यहाँ पर मुलाकात की है। पीटी उषा से मुलाकात की है और इनका जो है वो नॉर्मल दौरा रहा है। आपको केवल नाम ध्यान रखना है कि इन ओलंपिक अकादमी के डायरेक्टर हैं माकिस असीमा को पुलोस और अलेक्जेंड्रा जो है इनके साथ में आई है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है इजराइल वाला, ईरान वाला तो कलेश हो ही गया। इन्होंने जर्मनी में क्या किया है कि इजराइल के जो आपके इसराइल जो है इन्होंने क्या किया है, 7 प्रमुख यूएन जो एजेंसी हैं, अब जो यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसी हैं उनसे सदस्यता त्याग कर दी थी, सदस्यता जो है वो छोड़ दी थी। ठीक है, तो कौन सा देश है जिसने सदस्यता छोड़ी है जनवरी में? तो आपको ध्यान रखना है इजराइल है। इजराइल के नेतन्याहू हैं, तो इन्होंने क्या है छोड़ दी है। और इससे पूर्व अमेरिका ने जो है यूनाइटेड नेशन की लगभग 66 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थी, समूह थे, ऑर्गेनाइजेशन थे जिनकी सदस्य को त्याग किया है। तो दोनों देशों के बारे में आपको ध्यान रखना है। परंतु पर्टिकुलर अगर आपसे ये पूछे कि जनवरी महीने में किसने जो है वो छोड़ी है और कितनी सदस्यता त्याग की है, तो 7 की है। और किसने? नेतन्याहू मतलब इजराइल ने की है। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था कि भी स्पेन के तो कितने हैं? स्पेन के राजनयिक संबंधों के कितने 70 वर्ष हो गए हैं। और जर्मनी के कितने हैं? 75 वर्ष। ये दोनों ध्यान रखना। ठीक है, तो स्पेन के 70 वर्ष हुए हैं। इस मौके पर आपको ध्यान रखना है स्पेन ने घोषणा की है कि आईपीओ जो भारतीय सरकार द्वारा या फिर भारत के द्वारा जो है आगे चलकर इस संगठन के गठन की बात की गई थी, तो इसकी सदस्यता जो है वो स्वीकार कर ली है। ठीक है, आईपीओ क्या है? तो आईपीओ की ध्यान रखना है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। ये क्या है? जो हिंद महासागर है ना, इसके आसपास में जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनको सुरक्षा देना और व्यापार वगैरह बढ़ाना, मतलब कुल मिलाकर इस क्षेत्र, हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, इसमें एक्टिविटी को बढ़ाना और कंट्रोलिंग करना। इस प्रकार की घटनाओं के लिए हमने जो है वो 2015 में एक जो है प्रस्ताव रखा था। 2015 में हमने क्या किया है? प्रस्ताव रखा। और 2019 में बैंकॉक के अंदर पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में जो है इस संघ का गठन किया गया था। ठीक है, और इस संघ के गठन के बाद में अब जो है स्पेन ने ये कहा कि हम इसके सदस्य बन जाते हैं। केवल इतना ही ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या था? तो भैया स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र जो है इसमें समुद्री सुरक्षा करना, व्यापार को बढ़ावा देना, संसाधन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में यहाँ पर सहयोग की भावना रखना, आपस में यूनिटी के साथ में रखना। अब बात चौड़ा आ गई पार्ट की है क्या कि भाई श्रीलंका का देखो भाई, ईरान वालों वो एरोप्लेन हो, मेरे साबू 27 आदमी यार अमेरिका फोड़ दियो बिन। ठीक है, और ये यही क्षेत्र है जो आईपीओ आई वाला है। ऐसा है कि देखो वर्तमान में तो मोनोपोली सी चल रही है, ट्रम्प जो कर रहा है वही हो रहा है। कहीं देख लो चाहे, जिसको मार रहा है उसको मार रहा है, जिसको छोड़ रहा है वो छोड़ रहा है। ठीक है, जो जो मार खा रहे हैं वो खा रहे हैं, दूसरे देश बोल ही नहीं रहे, चाहे कोई सा ही देश हो। तो ये चीज़ है, तो आईपीओआई जो है ये आप ध्यान रख लेना। और भारत के द्वारा इसका प्रस्ताव रखा गया था 2015 में, गठन इसका 2019 में हुआ था। कहाँ पर? बैंकॉक के अंदर। अभी हाल फिलहाल में लेटेस्ट किसने सदस्यता स्वीकार की है? तो स्पेन ने इसमें जो है वो सदस्यता स्वीकार कर ली है। ठीक है, क्योंकि राजनयिक संबंध के 70 साल हो गए, तो कुछ ना कुछ तो करना ही था। एक तो ये है आईपीओआई वाला, एक सोलर अलायंस वाला है, और एक जो बिग कैट अलायंस वाला है। तो ये 2-4 हैं भारत के इनिशिएटिव हैं। ये मान लीजिए भारत की तरफ से जो है इनकी पहल की गई थी। तो भारत ये कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश जो है इसमें शामिल हो जाए। अगर मान लो राष्ट्रपति महोदय कहीं पे जा रहे हैं, गाना वाना या नाइजीरिया वगैरह, तो वहाँ पर मेंबरशिप दिलवा देते हैं कि भाई ले तू सोलर में आ जा, तू बिग कैट वाले में आ जा। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फिर मैंने आपको अभी बताया कि ट्रम्प साहब हैं। ट्रम्प साहब ने जो है वो बोर्ड ऑफ पीस
नाम करके एक संगठन की स्थापना की है। आपको ध्यान हो तो हमने नवंबर और दिसंबर वाले में पढ़ा था कि गाजा का जो एरिया है वहां पर शांति के लिए 20 सूत्रीय एक जो है वो एग्रीमेंट तैयार किया था ट्रंप ने। ठीक है, अब उसके अंदर ध्यान रखना गाजा जो है वो फिलिस्तीन के अंदर है। इजराइल और फिलिस्तीन का लगातार जो है कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अब वो युद्ध तो वहां पर रुकवा ही दिया। युद्ध रुकवाने के बाद में जो गाजा वाला जो क्षेत्र है उसको डेवलप कैसे किया जाए, उसको जो है वो जितना भी नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जाए और भविष्य में उन्नत तरीके से उसको कैसे जो है वो आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसका नाम क्या दिया गया है, बोर्ड ऑफ पीस दिया गया है। बोर्ड ऑफ पीस नाम दिया गया है और खुद ही तो बना लिया और खुद ही बन गए इसके अध्यक्ष। तो इसके अध्यक्ष की आपको बात करें तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये कौन है, इसके गाजा बोर्ड ऑफ पीस के अध्यक्ष हो गए। ठीक है, और क्या है इसका उद्देश्य, क्या है कि भी गाजा का हम क्या करेंगे, पुनर्निर्माण कर देंगे। अब गाजा क्या है, मोस्ट ऑफ मोमडन जो लोग हैं वो वहां पर निवास करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसमें ध्यान रखना कि ये कंडीशन कर दी गई कि भैया इसमें आपको मेंबर बनना पड़ेगा, सभी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया यहाँ पर जो है वो इन्विटेशन दिया है। इंडिया ने इसमें मना कर दिया है। इंडिया ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया कि भाई हमें कोई गाजा वाजा के अंदर डेवलपमेंट नहीं करना, हम तो हमारा ही देख लेंगे, खुद का कर लेंगे, पॉपुलेशन इतनी है यहीं कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, इसमें पाकिस्तान वगैरह, ईरान, इजराइल, सॉरी ईरान, इराक, ये जो है ये इसमें शामिल हो गए। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है मुख्य मुख्य मेंबर कौन है ये देख लो। इसमें एक तो अपने डोनाल्ड ट्रंप तो अध्यक्ष बन ही गए। डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा, इनको भी इसमें शामिल कर लिया है। ठीक है, भारत से हैं अजय बंगा जी, इनको जो है वो विश्व बैंक के अध्यक्ष होने के नाते यहाँ पर शामिल किया है। और अपने आसपास के जो लोग हैं, जैसे अब ट्रंप का जो है वो देखो, एक तो अपना उपराष्ट्रीय सलाहकार है उसको शामिल कर लिया, ट्रंप का जो दामाद है जेरेड कुशनर उसको शामिल कर लिया, ट्रंप का जो विशेष दूत है उसको शामिल कर लिया, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को यहाँ पर शामिल किया है, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इसको यहाँ पर शामिल कर लिया है। कुल मिलाकर अपने आसपास के लोगों को शामिल किया है। और बोर्ड का नाम क्या है, तो बोर्ड ऑफ पीस है। क्यों किया, गाजा के पुनर्निर्माण के लिए, गाजा का जो नुकसान हुआ है उसके पुनर्निर्माण के लिए यहाँ पर जो है वो एक बोर्ड बनाया गया है। अध्यक्ष कौन बने, तो अध्यक्ष जो है अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बने। अब इसमें शामिल क्यों नहीं हो रहे लोग, देखो शामिल होने को तो हो जाएंगे पर ये कह रहे हैं कि भैया सबको तो शामिल होना है और सबको रुपए देने हैं, जो शामिल उसी को करेंगे जो रुपए देगा। समझ रहे हो, इसमें आपको मैं ये कह दूं कि भैया थे ना मार लग रहा जाओ सन आड़ो है, पर आड़ो भी नहीं है जो को मन 5 लाख रुपया देगी जागो। इस प्रकार के एग्रीमेंट जो है यहाँ पर किए गए हैं। तो थोड़ा सा क्या है वो मोनोपोली वाला काम चल ही रहा है फिलहाल। तो ये मानो कि सभी देश जो है वो विश्व के चुपचाप बैठ के अमेरिका की जो घटनाक्रम है उसी को देख रहे हैं तसल्ली से। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है भैया, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत ने वैश्विक स्तर पर पहली बार एक कोई इंडेक्स जारी की है, पहली बार जो है कोई सूचकांक जारी किया है। तो इसको आपको तो थोड़ा सा ध्यान से रखना है। जिस प्रकार से आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखते हो ना, भूखमरी का जो सूचकांक होता है, हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो इसी प्रकार से जो है वो भारत ने पहली बार वैश्विक स्तर पर किसी इंडेक्स को लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स RNI 2026। ठीक है, तो ये भारत का वैश्विक स्तर पर क्या है, पहला सूचकांक है। इसको जो है वो भारत के द्वारा और वैश्विक बौद्धिक फाउंडेशन इसके द्वारा जो है वो सूचकांक को तैयारी किया गया है। अगर आपसे पूछे कि भैया इसको जारी कब किया, तो 19 जनवरी को किया है। ठीक है, 19 जनवरी को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद के द्वारा इसको जारी किया गया है। कुल इसमें 154 देशों को, कुल इसमें 154 देशों की रैंकिंग जारी की है। और इस रैंकिंग का आधार जो है वो इकोनॉमिकली नहीं होगा, रुपयों के आधार पर, जीडीपी के आधार पर जो है हम यहाँ पर रैंक नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर रैंक कर रहे हैं उन देशों की जिम्मेदारी के ऊपर, उन देशों के एथिकल वैल्यूज के आधार पर। तो जैसे मेरे पीछे आप पोस्टर देख सकते हो कि भैया यहाँ पर ये कहा गया है कि बियॉन्ड जीडीपी एंड पावर, मतलब जीडीपी पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं, हम पावर पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं एथिकल गवर्नमेंट पे। नैतिक रूप से कौन सी गवर्नमेंट है जो अपने नागरिकों का सम्मान करती है, अपने नागरिकों के सुदृढ़ जीवन के लिए बेहतर तरीके से उनको पर्यावरण परिस्थितियां मिल सकें, इनके लिए काम करती है। और इनमें सबसे बेहतरीन काम कौन कौन सी कंट्री कर रही हैं, उनके आधार पर हम यहाँ पर रैंकिंग जारी करेंगे। और क्या कहा गया कि भैया यहाँ पर हमारे जो चीज़ें रहने वाली है उसमें हम एथिक्स देखेंगे कि आपकी जो है एथिक्स कैसे हैं, वेलफेयर मतलब जन कल्याण की क्या भावना है आपकी, और सस्टेनेबिलिटी आपकी क्या है, इसके आधार पर जो है रैंक जारी की गई है। कुल मिलाकर यहाँ पर 3 मुख्य स्तंभ और 7 आयाम मतलब 7 डायमेंशन पर यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, 3 इस रैंकिंग के पिलर रहने वाले हैं और 7 क्या रहने वाले हैं, डायमेंशन रहने वाले हैं। 3 पिलर की बात करें तो आंतरिक जिम्मेदारी आप किस प्रकार उठाते हो,
अपनी देश की भौतिक जो सीमाएं हैं उनके अंदर आप जितने भी नागरिक रख रहे हो, जितने भी नागरिक वहां पर निवास कर रहे हैं, उन सभी की जिम्मेदारी आप किस तरीके से ले रहे हो, चाहे वो स्वास्थ्य के आधार पर है, जन कल्याण के आधार पर है, चाहे शिक्षा के आधार पर है, चाहे पर्यावरण के आधार पर है, वो सारी की सारी जिम्मेदारियां जो एक देश को, एक सरकार को उठानी चाहिए, आप उसमें किस तरीके का प्रदर्शन करते हो, पहला स्तंभ ये बताता है। दूसरा है पर्यावरणीय जिम्मेदारी, जलवायु के आधार पर या क्लाइमेट के लिए आप कितना जो है वो बेहतरीन तरीके से काम करते हो, उसके लिए यहाँ पर बात की गई है। फिर हम बात करते हैं बाहरी जिम्मेदारी। बाहरी मतलब अपनी जो भौतिक सीमाएं हैं उनसे बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों के साथ में आप कैसा संबंध स्थापित करते हो, वैश्विक स्तर पर आप शांति के लिए किस तरीके से काम करते हो, अगर किसी दूसरे देश के अंदर आपदा आ रही है, दुर्घटना हो रही है, तो उसमें आपका क्या पहल रहती है, क्या जो है आपका इनिशिएटिव रहता है, उसके आधार पर जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। रैंकिंग की बात करें तो स्टार्टिंग के 3 याद कर लो और इंडिया की रैंकिंग याद कर लो। तो स्टार्टिंग के 3 कौन से हैं? पहला आपका है सिंगापुर। पहला आपका कौन सा है? सिंगापुर है। पहला आपका सिंगापुर है। दूसरा आपका कौन सा है? स्विट्जरलैंड है। तीसरा आपका डेनमार्क है। सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क याद रखना। सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क है। बात करें भारत की तो भारत का आपको ध्यान रखना है, 16वीं रैंक है। भारत की कौन सी है? 16वीं रैंक है। इंडिया की कौन सी रैंक है? 16th। ठीक है। पहली बार हमने क्या किया है, वैश्विक कोई भी सूचकांक जारी किया है और उस वैश्विक सूचकांक में पहला स्थान कौन सा है, तो पहला स्थान जो है वो सिंगापुर का है, दूसरा स्विट्जरलैंड का है, तीसरा डेनमार्क का है। भारत की कौन सी स्थिति है, तो 16वीं स्थिति। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया की फिंके नदी है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक फिंके नदी है, वो बहती है, आप फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। उसको वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि विश्व में जितनी भी नदियां उपस्थित है ना वर्तमान में, जितनी भी हमने नदियां देखी हैं या देख रहे हैं, उन सभी के अंदर सबसे पुरानी नदी जो है, उन सभी में सबसे पुरानी जो नदी है वो कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की फिंके नदी है, जिसे वहां पर जो लोकल ट्राइब है अरेंटो आदिवासी, जैसे अपने भील हैं, सहरियां हैं, उसी प्रकार से वहां पर अरेंटे आदिवासी हैं, और उस अरेंटे आदिवासियों द्वारा इसे क्या कहा जाता है? लारा पिंटा कहा जाता है। वैसे नाम क्या है? फिंके नदी है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और उसे लोकल जो ट्राइब है, ट्राइब का क्या नाम है? अरेंटे। अरेंटेन जो आदिवासी लोग हैं वो इसे क्या कहते हैं? लारा पिंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? लारा पिंटा कहते हैं। नाम क्या है? फिंके नदी है। ठीक है। और अगर हम इसका उद्गम की बात करें तो ये जो मध्य ऑस्ट्रेलिया है, मिड ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ के मैकडोनल गेज से ये निकलती है और लास्ट में जो है ये यहाँ पर डेजर्ट में जाकर जो है वो विलुप्त हो जाती है। नाम क्या है ऑस्ट्रेलिया की नदी का? नाम फिंके नदी है। ठीक है। और वैसे इसको क्या नाम दिया गया है? लारा पिंटा नाम दिया गया है। आगे बात समझ में? चलें आगे। चलो फिर आपको ध्यान रखना है, एक प्लेटफॉर्म है ट्रैक्सन। इस ट्रैक्सन ने एक फंडिंग के लिए, जो फिनटेक होते हैं ना, फिनटेक का मतलब है फाइनेंस टेक्नोलॉजी। फाइनेंस का काम, रुपए का काम हम कर रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फिनटेक कह देते हैं। जैसे आप रुपए देते हो, जैसे मैं आपको ये कहूँ कि आप मेरा कोर्स परचेज कर लो या टेस्ट सीरीज परचेज कर लो, तो कैसे करोगे आप? मेरे को भाई, आप पता नहीं कहाँ बैठे हो, भीलवाड़ा हो, चित्तौड़ हो, आप बीकानेर बैठे हो, नागौर बैठे हो, सूरतगढ़ बैठे हो, सीकर बैठे हो, झुंझुनू बैठे हो, जयपुर हो, जहाँ कहीं भी हैं आप, और वहाँ से आप मेरे को ट्रांजेक्शन कर रहे हो, किसके माध्यम से? एप्लीकेशन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। फोन पे हो सकता है, गूगल पे हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकती है। तो ये सारी फिनटेक का ही तो काम कर रही है। जितने भी ऑनलाइन हम शेयर मार्केटिंग का काम करते हैं, जैसे जीरोदा है, आपके शेर खान है, आपके रुपए है, 5 पैसे हैं, ग्रो है, ये सारी एंजल है, तो ये सारी की सारी जो है वो फिनटेक कंपनियां हैं। अब ये जो फिनटेक कंपनियां हैं ये क्या करती हैं? समय समय पर अपने शेयर जारी करती हैं, और शेयर जारी करने के बाद में ये क्या करती हैं? बाजार से फंडिंग उठाती हैं। ठीक है, कि भैया मेरे पास में 100 शेयर हैं, मैं 5 आपको दे देता हूँ, उसके बदले में आप मुझे इतने रुपए दे दो। तो ये जो फंडिंग उठाने का काम है, इसमें ये कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की कौन सी रैंकिंग है? तीसरी रैंकिंग है। ठीक है। और कौन से संस्थान के द्वारा कहा गया है? ट्रैक्सन के द्वारा। ठीक है। तो इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है जियो एनुअल इंडिया फिनटेक रिपोर्ट 2025, जिसमें ये कहा गया कि भारत जो है वो फिनटेक फंडिंग जुटाने में विश्व के अंदर तीसरे स्थान पर है। पहले पर कौन सा है? अमेरिका, और दूसरे पर ब्रिटेन है। ठीक है। तो पहले पर कौन सा है? अमेरिका है, और दूसरे पर कौन है? ब्रिटेन है। आगे बात समझ में? भारत ने वर्ष 2025 में $2.4 बिलियन की फंडिंग यहाँ पर जुटाई है, जो कि पिछले प्रतिशत से कितनी है? 2024 से 2024 से 2% ज़्यादा है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कितनी फंडिंग जुटाई है फिनटेक इंडस्ट्री के अंदर? $2.4 बिलियन की फंडिंग यहाँ पर जुटाई है।
फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि भारत के जो सीजीआई है सूर्यकांत जी, इन्होंने एक घोषणा की है कि भैया भारत के साथ साथ में हम भूटान को भी अब जो है वो थोड़ा सा विधि के लिए या न्याय की दृष्टि से जो है वो डेवलप करेंगे, कुछ नई चीज़ें जो है वो हम यहाँ पर देंगे। तो इसके लिए हमने क्या कहा है कि भैया भूटान के 2 कलरक हम यहाँ पर ला रहे हैं, 2 जो है वो लो कलरक ला रहे हैं, विधि कलरक ला रहे हैं, और उन्हें हम जो है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 3 महीने तक काम करवाएंगे। उनको बताएंगे भैया इस प्रकार से यहाँ पर हम काम करते हैं, बेहतरीन तकनीकों का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए जितना भी खर्चा होगा, चाहे उनके पेमेंट से संबंधित है, यात्रा से संबंधित जो टीए हैं, वो सारे के सारे ट्रेवलिंग अलाउंस वगैरह जो हैं वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वहन किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आप चीज़ें सूर्यकांत जी की फोटो देख ही सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका पूरा मैटर कंप्लीट हो जाता है। 5 या 7 मिनट के अंदर हम वापस से पूरी क्लास रिवाइज कर लेते हैं, और ये मान के चलिए कि फिर अगर आपने ये क्लास पूरी देख ली है, अगली बार आप जब रिवीजन का मन करोगे ना, तो ये 5-1 मिनट का लास्ट का देख लेना। ठीक है, तो करें स्टार्ट, 5 मिनट की बात है बस। हाँ, तो यूरोपियन यूनियन और भारत का जो शिखर सम्मेलन है वो 16वां था। आयोजन कब हुआ? तो 27 जनवरी को हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली के अंदर हुआ। भाग किस किसने लिया? एंटोनिया गुटरेस, एंटोनिया कोस्टा ने जो यहाँ पर जो है वो, और उर्सुला वॉन डेर है, ये 25 से 27 तारीख तक यहाँ पर दौरे पर थे। इसमें भाग मुख्य रूप से जो है मोदी जी ने और जो उर्सुला जी हैं उन्होंने भाग लिया था। आपको ध्यान ये रखना है कि इस शिखर सम्मेलन के दौरान हमने 12+1 कुल 13 समझौतों पर साइन किए हैं, और 13 में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का है, जिसे हम मदर ऑफ ऑल डील कह रहे हैं, वो हमारा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो ये ध्यान रखना है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर 22वां, कौन सा? 22वां देश बना है। ठीक है, ये कुछ समझौते थे जिसमें हमने कहा डिजिटल साइन के लिए बात करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स की हम बात करेंगे, भारतीय यूरोपियन संघ के रणनीतिक एजेंडा की बात करेंगे, और यहाँ पर जो है एग्रीमेंट आरबीआई और ईएसएमए के अंदर हुआ था। ठीक है, अब समझौते की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है मदर ऑफ ऑल डील या ब्लू प्रिंट ऑफ शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, इसको जो है वो उपनाम दिया गया है। ठीक है, और इसकी घोषणा जो है वो मोदी जी ने और उर्सुला वॉन डेर दोनों ने मिलकर की है, और 18 वर्ष बाद में जो है ये एग्रीमेंट हुआ है। 18 साल तक लगातार नेगोशिएशन चला है, जिसमें मैंने बताया कि 2007 से ये स्टार्ट हुआ था, 13 तक चला, फिर थोड़ा सा होल्ड हो गया, 22 में हमने वापस से बातचीत की, और अभी जब यूएसए के द्वारा, ट्रंप के द्वारा एक टैरिफ लगाए जा रहे हैं, तो इसी क्रम में जो है हमने जल्दबाजी में जो एग्रीमेंट कर लिया है। बहुत शानदार तरीके का एग्रीमेंट देखने को मिला है, ऐसा सरकार का दावा है। ठीक है, अब मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट का मैंने बताया, तो ये ऑल एग्रीमेंट कौन से हैं? तो ये सारे के सारे एग्रीमेंट हैं जो लास्ट 5 साल के अंदर हुए हैं, जिसमें से ध्यान रखना 3 एग्रीमेंट तो 2025 में ही देखने को मिले हैं। 3 में से 2 के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मुझे ये लगता है कि जो ये आपका जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है यूरोपियन यूनियन के साथ में, यहाँ से 1 या 2 बार क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। अब किस एग्जाम में कब पूछा जाता है वो देखने वाली बात है। ओमान की अगर हम बात करें तो इसमें हमने कॉम्प्रहेंसिव, मतलब व्यापक रूप से आर्थिक साझेदारी समझौता किया था, जिसका क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। में ये कहा कि सबसे ज़्यादा टैरिफ जो है हमने ओमान के साथ में कवर किए हैं। ठीक है, और क्या कहा? और ये कहा कि भैया न्यूजीलैंड के साथ में सबसे फास्ट हमारा एग्रीमेंट हुआ है, जो कि दिसंबर 2025 में हमें देखने को मिला था। जुलाई के अंदर सीईटीए हुआ था आपके यूनाइटेड किंगडम के साथ में, जो हम ऑलरेडी जो है कवर कर चुके हैं। टेस्ट के आपके जो एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हमने यहाँ कहा कि समझौते के अंदर हमने वस्तुएं शामिल की, सेवाएं की, डिजिटल व्यापार किया, एमएसएमई यूनिट को यहाँ पर फायदा मिलेगा। 99% जो निर्यात 27 देशों के अंदर हो रहा था, उसको हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। श्रम प्रधान जो क्षेत्र हैं उनके अंदर 33 अरब डॉलर का निर्यात हो रहा था, जिसका शुल्क घटाकर अब क्या कर दिया है? 0 कर दिया है। अब ये श्रम प्रधान के अंदर ध्यान रखना, जैसे प्रोसेस्ड फूड है, तो प्रसंस्कृत आपका खाना है, खाद्य पदार्थ है, उनको 70% जो पहले टैक्स लग रहा था उसे हम घटाकर कितना कर रहे हैं? 0%। वेजिटेबल ऑयल है, वहां पर 20% का टैरिफ लग रहा था, उसे हम घटाकर कितना कर रहे हैं? 0% कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट और ऑटो से संबंधित 18% का टैक्स लग रहा था, उसे हमने घटा दिया है, 0 कर दिया है। फुटवेयर से संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी पे 14 लग रहा था, हेड गियर ग्लास पर लग रहा था 12%, टेक्सटाइल क्लोथिंग पर 12% था, तो ये 6%, 10%, 4%, ये सारे के सारे घटाकर हमने कितने कर दिए हैं? 0% कर दिए हैं। अगर आप ध्यान रखो तो प्रोसेस्ड फूड जो है उस पर 70% था, जिसे हमने घटाकर कितना किया है? 0% किया है। ठीक है, और क्या कहा गया कि भी 144 उपक्षेत्र हैं जो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, मतलब 144 उपक्षेत्र हैं जहां हम एक्सेस कर पाएंगे, जहां का जो टैरिफ है वो 0% कर दिया गया है। यूरोपियन यूनियन के देशों का 27 देश शामिल है। अगर हम बात करें भारत का, तो भारत ने 102 ही खोले हैं, जिसमें से हमारा जो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है ना, उसको तो हमने बिल्कुल क्लोज रखा है कि भैया यहाँ पर जो है आपको हम
शामिल करेंगे नहीं, इस एग्रीमेंट में शामिल ही नहीं करेंगे। मोबिलिटी फ्रेमवर्क यहाँ पर शामिल किया है, वो हम मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद में ये कहा कि भैया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट यहाँ पर हम करने वाले हैं। और क्या कहा कि जो दारू पर टैक्स हम 150% चुका रहे थे, अब उसे हम 20 से 30% पर ले आएंगे। और क्या कहा कि भैया अपवाद ये है कि हम एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं जैसे दूध, अनाज, सोयाबीन, पोल्ट्री, फल, सब्जी, इन सभी को जो है इस ट्रेड एग्रीमेंट से हम बाहर कर रहे हैं। 102 उपक्षेत्र हम यहाँ पर जो है वो एक्सेस करवाएंगे यूरोपियन कंट्रीज के। और न्यूजीलैंड का मैंने बताया कि 118 सब सेक्टर थे जो जो वहाँ पर एग्रीमेंट में शामिल थे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि भी जो चीज़ें हैं जैसे ऑटो, वाइन, स्प्रिट वाला है, इसमें हम कोटा बेस्ड यहाँ पर जो है वो रिलीफ देने वाले हैं। और क्या है भाई, एग्रीमेंट जो है वो 2007 में स्टार्ट हुआ, 13 तक बात चली, फिर 22 से लेकर 25 तक बात चली। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपसे पूछे कि भैया यूरोपियन यूनियन है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर था, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है वो किसका हुआ, तो मिनरल का हुआ है, मिनरल फ्यूल्स का हुआ है। ठीक है, इंडिया के द्वारा इंपोर्ट क्या किया गया है सबसे ज़्यादा, पल्स, मोती वगैरह, ये जो है स्टोन, ज्वेलरी, ये सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा क्या किया गया, ये इंडस्ट्री मशीन ऑफ डेयरी, डेयरी के लिए जो इंडस्ट्री मशीन है वो सबसे ज़्यादा यूरोपियन यूनियन से इंपोर्ट की गई है। ठीक है, तो ये कुछ स्नैपशॉट थे जो आपकी इस एग्रीमेंट को डिफाइन करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि भैया आपके जो है यूरोपियन यूनियन की स्थापना, वैसे तो अगर बात करें यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के नाम से 1957 में हुई थी, जिसमें 27 कंट्रियों ने उस टाइम पे पार्टिसिपेशन किया था या साइन किए थे। परंतु एक्चुअल में अगर हम बात करें जो वर्तमान ढांचा निकल के आया है, वो आपका 1992 में जो मोस्ट्रिच संधि हुई थी उसमें आया था। मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, वर्तमान सदस्य 27 है। यूरो जो आपकी ऑफिशियल मुद्रा है उसको अपनाने वाले देश 21 हैं। 21वां देश बुल्गारिया है जो कि 1 जनवरी 2026 को अपना रहा था। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये आपकी काउंसिल के बारे में हमने बात की है। और काउंसिल में मैंने बताया कि भैया कुल वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, 46 हैं। फिर आपको ध्यान रखना है जर्मनी के चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, इन्होंने 75 वर्ष और रणनीतिक साझेदारी की 25 वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पर दौरा किया। अहमदाबाद में गए, आपके जो है इसमें साबरमती आश्रम में गए हैं, पतंग महोत्सव में भाग लिया है, गांधीनगर में सीईओ फोरम हुई है, उसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि, ये तो आपकी जर्मनी के हैं और ये आपके जानते ही हो मोदी साहब हैं, इन्होंने इसमें भाग लिया है। कुछ एग्रीमेंट हुए हैं कि भैया ट्रांजिट जो वीज़ा है उसको छोड़ देंगे। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में 1.24 अरब यूरो की बात कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं घाना, कैमरून और मलावी जो अफ्रीका देश हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए दोनों देश मिलकर काम करने वाले हैं। ठीक है, और जो है यूरोड्रोन के लिए डीआरडीओ और OCCAR, इनके बीच में एमओयू हुआ है। मिलान जो नेवी का आपका अभ्यास है, और तरंग शक्ति जो एयरफोर्स का अभ्यास है, उन दोनों के अंदर जर्मनी और भारत जो है वो संयुक्त रूप से भाग लेने वाले हैं, जिसमें मिलान का जो है आयोजन हो चुका है। हम फरवरी वाले जो आपका जो टेक्नोलॉजी वाला और अभ्यास वाला जो प्रोग्राम होगा उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि भैया न्यू ट्रेक 1.0 1.5 विदेश नीति की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हैदराबाद में की जाएगी। लोथल के अंदर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के लिए। ठीक है, फिर यूएई के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इन्होंने 19 तारीख को यहाँ पर जो है वो दौरा किया था। बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इनका दौरा रहा था, वैदेशिक दौरा है। और इसमें इन्होंने सबसे पहली बात ये कही कि भी जो $100 बिलियन का यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ना ट्रेड की, उसको हम बढ़ाकर कितना जस्ट डबल कर देंगे, $200 बिलियन। ठीक है, उसके बाद में कहा कि ये 2 4 5 बातें हमने कर चुके हैं यहाँ पर, ये देख लेना आप। फिर दक्षिणी कोरिया की राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष हैं ली हेकियंग, इन्होंने हरिवंश नारायण जी से मुलाकात की है जो कि राज्यसभा के उपसभापति हैं। ठीक है, फिर ओलंपिक वाले हैं माकिस असीमाकोपुलोस, इन्होंने पीटी उषा जी से मुलाकात की है भारत में आकर। इसराइल ने 7 प्रमुख यूएन जो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है वहां से सदस्यता हटा दी है। इससे पहले आपको ध्यान रखना है अमेरिका ने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता का त्याग दिया था। ठीक है, आईपीओ में कौन शामिल हुआ है, आपका स्पेन शामिल हुआ है। क्यों, क्योंकि 70 साल जो है वो हमने पूर्ण कर ली है राजनीतिक संबंधों की। ठीक है, बोर्ड ऑफ पीस के अध्यक्ष कौन है, तो ट्रम्प साहब हैं। क्यों इसका निर्माण किया गया, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि गाजा का पुनर्निर्माण हमें करना है। ठीक है, और आरएनआई रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स भारत के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडेक्स है, सूचकांक है। और डब्ल्यूआईपी के सहयोग से इसको निर्माण किया गया है। रामनाथ जी कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा 19 जनवरी को नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया था। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की बात करें तो स्विट्जरलैंड, आपके सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और फिर डेनमार्क। भारत की रैंकिंग की बात करें तो 16 है। प्रमुख रूप से 3 स्तंभ और कितने 7 आयाम, 7 डायमेंशन पर ये काम करते हैं, जिसमें पहला आपका कौन सा है कि आंतरिक जिम्मेदारी आपकी कैसी है, फिर पर्यावरण से संबंधित, क्लाइमेट से संबंधित हम बात करते हैं, और फिर बाहरी जिम्मेदारी आप किस तरीके से निभाते हो, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की गई है।
ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया की फिके नदी है, इसको सबसे पुराना बताया है। और अगर हम बात करें, इसको जो है लोकल ट्राइब है वो क्या नाम देते हैं, लारापिंटा देते हैं। ट्राइब का क्या नाम है, अरेंटे। ठीक है। और ये निकलती कहाँ से है, मैकडोनेल गेज से निकलती है। और फिर लास्ट में जो है वो एक डेजर्ट है, डेजर्ट के पास में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। फिनटेक फंडिंग के अंदर भारत की रैंकिंग तीसरी है। पहली बात करें अमेरिका की है, दूसरी ब्रिटेन की है। अगर 2025 में फंडिंग, टोटल जो फंडिंग हमने उठाई है वो कितनी उठाई है, 2.4 बिलियन की। ठीक है। सूर्यकांत जी ने यहाँ कहा है कि भाई 2 भूटान के कलरक लाओ, यहाँ पर भारत में काम कराओ, और उसकी जितनी भी तनख्वाह है, जितना भी मेहनताना है, जितना भी मानदेय है, और जितना भी ट्रेवलिंग अलाउंस है या यात्रा खर्चा है, वो सारा का सारा किसके द्वारा वहन किया जाएगा, भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है। तो इसी के साथ में हम क्लास को बाइंड अप करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। पढ़ाई ही है जो आपके भविष्य के साथ में, आपके मतलब फ्यूचर निर्माण में आपको जो है वो काम आएगी। आप ये मान के चलिए, चाहे भाई बहन दोस्त रिश्तेदार जितने भी लोग हैं, जो जो भी आपके निजी लोग हैं, जो आप ये समझते हो कि ये तो मेरे काम आएगा ही, सभी लोग एक सीमा के अंदर ही आपके काम आएंगे। हो सकता है आपका जो खास परिवार का कोई सदस्य है वो 10,000, 5,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए आपको हेल्प कर सकता है, पर वो रिटर्न करने पड़ेंगे आपको। ठीक है। और वो भी एक समय सीमा के साथ ही दे सकता है। और ज़्यादातर लोग तभी देते हैं जब उनको लगता है कि रुपया डूबेगा नहीं, या जो हम सहायता कर रहे हैं उसके रिटर्न में हमें भी सहायता मिलेगी। आप ये मान के चलिए कि एट द एंड जीवन की लड़ाई आपको खुद को ही जो है वो लड़नी पड़ेगी, और खुद को ही जो है वो जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो किसी पे डिपेंडेंसी मत रखिए, एकदम क्लियर कट रखिए कि आपको मेहनत करनी है, जॉब लेनी है, और इसी एग्जाम के अंदर लेनी है। ठीक है। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।